आई होप कि आपने कॉजेज ऑफ रेनेसा के पार्ट 1 लेक्चर को देख रखा होगा, जिसमें हम लोग पुनर्जागरण के 5 कारणों को डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पिछले लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है और इस रेनेसा के सीरीज का चौथा लेक्चर है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम का लिंक आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप डीएम कर सकते हैं। तो हम लोग एक बार समराइज करते हैं वो 5 कारण कौन कौन से थे जिसको हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस करे थे। पहला था क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध। दूसरा था डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का पतन। तीसरा कारण था डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य का विकास। चौथा था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि कुस्तुनतुनिया का पतन। और पांचवा कारण था ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, भौगोलिक खोजें। आज हम लोग छठा से लेकर के 10वां कारण तक देखेंगे। छठा कारण था इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग मशीन, यानी कि पेपर जो आजकल आप कॉपी किताब में जो पेपर आता है वो, और प्रिंटिंग मशीन यानी कि प्रिंट करने वाला मशीन। तो इसका इन्वेंशन कैसे पुनर्जागरण का एक कारण बन गया उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है धनंजय सिंह। वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेडी जी। द यूरोपियंस लर्न द आर्ट ऑफ पेपर मेकिंग एंड प्रिंटिंग थ्रू द अरब्स इन द मिडिल एजेस। तो ये मध्यकाल का बात है। यूरोपियों ने पेपर बनाने का कला किससे सीखा? तो अरबी लोगों से। और पेपर बनाने का कला और प्रिंटिंग का भी कला यानी कि छापने वगैरह का जो भी कला था वो अरबों से इन्होंने सीख लिया, यूरोपियों ने। The Middle Ages of the 15th century, a person named Gutenberg of Germany invented the printing press, which gave impetus to intellectual development. तो जर्मनी का एक व्यक्ति था गुटेनबर्ग नाम का, ठीक है, उसने क्या किया? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया। अब इससे जो है बौद्धिक क्षमता, सारे लोगों के बौद्धिक क्षमता का विकास हो गया। अब ये कैसे हुआ उसको हम लोग आगे देखते हैं। Then gradually this instrument was spread in countries like Italy, Germany, Spain, France, etc. जर्मनी में गुटेनबर्ग ने आविष्कार कर दिया। धीरे धीरे ये प्रिंटिंग का जो मशीन था, प्रिंटिंग प्रेस का, ये यूरोपीय देशों में फैलने लगा, इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस वगैरह में। इसका अब असर ये हुआ कि इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग मशीन हैड रिवॉल्यूशनरी रिजल्ट। इसका प्रभाव ये पड़ा कि इन दोनों का जब मतलब इन्वेंशन हो गया, पेपर का और प्रिंटिंग मशीन का, तो एक तरह से क्रांति आ गया। ठीक है, क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा, क्रांतिकारी असर पड़ा इसका। द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंडेड द मोनोपोली ऑफ द एलीट ऑन नॉलेज। तो समाज में कुछ ऐसे लोग थे जिनका बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, विशिष्ट प्रकार के लोग, उनके पास एक खास गुण होता था जो बाकियों के पास नहीं होता था। जैसे उनके पास ज्ञान होता था, वो किताबों को पढ़ सकते थे, बाकी लोग नहीं पढ़ सकते थे, या बाकी लोग किताब अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो उस टाइप के लोग, जो विशिष्ट लोग थे, जो एलीट लोग थे, ज्ञानी लोग थे, उनका अब जो है धीरे धीरे मोनोपोली खत्म हो गया। नाउ बुक्स बिकेम अवेलेबल एट रिलेटिवली चीप प्राइसेस ड्यू टू विच एजुकेशन बिकेम एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक। अब जो है प्रिंटिंग होने लगा तो धड़ाधड़ किताबें छपने लगी। अब जब किताबें ज़्यादा छपेंगी तो दाम उसका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जैसे आप मार्केट में देखते होइएगा, जो सामान ज़्यादा अवेलेबल है, अगर आप एग्जांपल में ले लीजिए प्याज का ही, तो प्याज जब मार्केट में सप्लाई उसका खूब रहता है तो दाम नॉर्मल रहता है। जैसे जैसे सप्लाई कम हो जाता है, प्रोडक्शन उसका कम हो जाता है, उसका प्राइस बढ़ने लगता है। तो वैसे ही एक जब बुक का प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया तो वो अब अफोर्डेबल हो गया। आम व्यक्ति भी उसको क्या कर सकता था? खरीद सकता था और उसको पढ़ सकता था। पीपल कुड नो लॉन्गर बी मिसलेड बाई सेइंग इट इज़ रिटेन इन द बुक। तो पहले क्या होता था ना, लोगों को कह दिया जाता था कि ये बातें किताब में लिखी हुई है, ये बातें बाइबल में लिखी हुई है, ये बातें कुरान में लिखी हुई है। तो लोगों को मानना पड़ता था, क्योंकि एक तो उनके पास कुरान होता भी नहीं था, और दूसरा होता भी था तो वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे कि उसको पढ़ के समझ सके। तो अब जो है जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, खुद किताब रखने लगे, लोग पढ़ने लगे, तो ये जो है अब वो लोग मिसलीड नहीं होते थे किसी के द्वारा। कोई उनको जो है भ्रामिक बातें नहीं बता सकता था, बहका नहीं सकता था। द बाइबल वॉज ट्रांसलेटेड इन टू लोकल लैंग्वेजेज एंड द मोनोपोली ऑफ द क्लर्जी एंड थियोलॉजियंस फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन इंडेड। तो बाइबल का जो है वो अनुवाद किया गया लोकल लैंग्वेजेज में, यानी कि जहाँ के लोग थे। क्रिश्चियन एक तो छोटे जगह पे है नहीं, पूरे यूरोप में और भी सारे कंटिनेंट्स में फैला हुआ है। तो जितने भी लोग बाइबल को पढ़ते थे तो अब उनको लोकल भाषा में ही मिल गया बाइबल, जब ट्रांसलेट कर दिया गया उसका।
तो वे लोग भी अब बाइबल को समझने लगे, बाइबल को पढ़ने लगे, तो इससे क्या होने लगा, उनका समझ विकसित होने लगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है बैकन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि सत्य सता की नहीं वरन काल की पुत्री हो गई है। अब इसका क्या मतलब है, इसका वो सिग्निफिकेंस बताना चाहते हैं कि इससे जो है सत्य सता की नहीं बल्कि काल की पुत्री हो गई है। तो इससे मतलब वो बताना चाहते हैं कि इंस्पिरेशन मिला है, लोग जो है अब नवीन शिक्षा के लिए प्रेरित हो रहे हैं, नया एजुकेशन मेथड आने वाला है, सभी लोग अब पढ़े लिखे होंगे, ये वो बताना चाह रहे हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट कॉज देखते हैं, न्यू बिलीफ्स रिगार्डिंग रिलीजन, यानी कि धर्म संबंध नई मान्यताएं, कुछ नई मान्यताएं आए। तो इन द मेडिएबल पीरियड पीपल वेयर बाउंड बाय रिचुअल्स ऑफ रिलीजन एंड चर्च। तो मध्यकाल में लोग क्या होता था, धर्म और चर्च के कर्मकांडों से बंधे होते थे, यानी कि जो चर्च में मतलब कहा जाता था, यानी कि चर्च को जो लोग चलाते थे पादरी लोग, वो लोग जो कह देते थे वही लोग मान लिया करता था। पीपल यूज टू बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ हेवन इन द आफ्टर लाइफ एंड यूज टू वर्क इंस्पायर्ड बाय द इमेजिनेशन ऑफ हेवन हेल, बट नाउ न्यू आइडियाज स्टार्टेड डेवलपिंग इन रिलीजन एंड इंस्टीड ऑफ परलोक पीपल्स फेथ इन एहलोक इंक्रीज। तो लोग जो था ना वो परलोक में स्वर्ग मिलेगा इस विचार धारणा के हिसाब से मतलब चलते थे, यानी कि मरने के बाद लोगों का मानना था कि वे लोग परलोक जाएंगे, दूसरे लोक में जाएंगे, इस लोक से दूसरे लोक में यानी कि परलोक में, और वहाँ पे उनको स्वर्ग मिलेगा अगर वो चर्च के हिसाब से अपना काम करते हैं। पादरी जो बताते हैं, जो धर्म से रिलेटेड मान्यताएं बताते हैं, उसको अगर वे लोग फॉलो करेंगे तो उनको जब वो लोग परलोक जाएंगे तो उनको स्वर्ग मिलेगा, और इसी में वे लोग क्या करते थे, बिलीव रखते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जब वे लोग पढ़ने लगे, उनके अंदर नई विचारधारा आने लगी, तो वे लोग जो इस इमेजिनेशन के दुनिया से बाहर निकले और वे लोग परलोक के जगह पे इहलोक में विश्वास करने लगे। परलोक यानी कि दूसरा लोक, दूसरी दुनिया, इहलोक यानी कि यही लोक यही दुनिया। तो अब वे लोग अब अपने हिसाब से, उनके हिसाब से अब लोगों के अंदर ये भावना आ गया कि भाई वो लोग किसी ने देखा ही नहीं है, लेकिन ये लोग तो हम लोग देख रहे हैं, जहाँ हम लोग पृथ्वी पे हैं अभी जिस कंट्री में है वहाँ तो हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग अपना ह्यूमैनिटी जो मानवता है जो कुछ भी है वो यहाँ पे जो देख रहे हैं उसको सही करेंगे ना कि दूसरे लोक में, पता नहीं दूसरा लोक एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, हो सकता है चर्च वाले हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। तो ये सब अवधारणाएं जब लोगों के अंदर आने लगी तब जा करके क्या होने लगा, लोग नई मान्यताओं से जो है एक क्रांतिकारी बदलाव लोगों के अंदर आया, और यही जो है आगे चल करके रिफॉर्मेशन का एक बैकग्राउंड बन गया, पृष्ठभूमि बन गया। आगे हम लोग पूरा का पूरा रिफॉर्मेशन यानी कि धर्म सुधार के बारे में एक चैप्टर ही पढ़ेंगे। 8वां कारण देखते हैं, राइज ऑफ मंगोलियन एम्पायर, यानी कि मंगोल साम्राज्य का विस्तार, मंगोल साम्राज्य का उदय। तो 13वीं शताब्दी में जो है कुबेलाई खान ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया सेंट्रल एशिया में, पूरा मध्य एशिया में, इंक्लूडिंग रसिया, पोलैंड, हंगरी। तो आप मैप पे इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि अभी रसिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आप तो मैप देखते ही होइएगा, तो देखे ही होइएगा। तो ये वाला रीजन जो है वहाँ तक जो है उनका कब्जा था, दबदबा था, किसका, कुबेलाई खान का। तो वो क्या करता था, विद्वानों का और व्यापारियों का खूब इज्जत करता था, उनको अपने दरबार में बुलाता था, खूब मतलब आदर सद्भाव उनका किया करता था। इनफैक्ट उसका जो कोर्ट था ना वो एक तरह से मीटिंग प्लेस बन गया है स्कॉलर्स का, ईस्ट और वेस्ट के स्कॉलर, यानी कि जो भी विद्वान व्यक्ति थे उसके दरबार में आते ही थे। तो उसके दरबार में ईस्ट से यानी कि पूरब से जहाँ पे उसका दरबार था तो उसके पूरब वाले एरियाज के जो विद्वान थे वो भी आते थे, पश्चिम वाले विद्वान जो थे वो भी आते थे, यानी कि यूरोपीय विद्वान भी आते थे, और इधर टर्क वगैरह साइड के, टर्की वगैरह जो भी था मुस्लिम कंट्रीज के, तो अरब कंट्रीज के वहाँ के भी विद्वान जाते थे। तो इससे क्या हुआ, जब दो विद्वान मिलते थे तो आइडियाज एक्सचेंज करते थे, तो यहीं पे आइडिया एक्सचेंज होता था, और वो आइडिया ईस्ट वाले का वेस्ट में गया, वेस्ट वाले का ईस्ट में आया। तो ज़्यादातर फायदा इसमें वेस्ट वालों का हुआ, क्योंकि यूरोप का हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पुनर्जागरण यूरोप में हुआ था, तो ज़्यादातर फायदा जो हम लोग देखेंगे वो वेस्टर्न वाले को हुआ था, क्योंकि वे लोग अंधविश्वासी टाइप के थे, वे लोग चर्च में विश्वास रखते थे बहुत ज़्यादा। तो ये सब फायदा उनको हुआ किसके दरबार के कारण, मंगोल साम्राज्य का उदय जो कुबेलाई खान का दरबार था उसके कारण। एक वेनेशियन ट्रेवलर था मार्को पोलो, वो भी इस दरबार में गया था, कुबेलाई खान के दरबार में 1272 एडी में। हिज ट्रेवल डिटेल्स स्टेट द साइकी ऑफ यूरोपियंस, वो जो है यूरोपियन के बारे में जो है काफ़ी मानसिक जो उसका उद्वेलना क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है, तो उसके बारे में जो है वो बताता है। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द मंगोल्स, तो ये मंगोल से कॉन्टैक्ट के कारण ही यूरोपियन को पेपर का ज्ञान मिला, प्रिंटिंग का
ज्ञान मिला, कंपास, गन पाउडर, ये सारे आइडियाज जो है वेस्टर्न कंट्री यानी कि यूरोपियंस को मंगोलों के दरबार में ही मिला, यहीं आने से उनको ये फ़ायदा मिला था। नौवां कारण देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर। तो विद द एफर्ट्स ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास यूनिवर्सिटीज वेयर एस्टेब्लिश्ड टू स्प्रेड एजुकेशन इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो अब जब मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा था तो हम लोग ट्रेड एंड जो कॉमर्स का डेवलपमेंट वाला कारण देखे तो उससे क्या हुआ था, जब व्यापार बढ़ा तो मिडिल क्लास जो है इमर्ज किया, एक नया मिडिल क्लास हुआ, ना वो अमीर था ना ज़्यादा गरीब था। तो उन लोगों का जो है अब एजुकेशन का डिमांड बढ़ रहा था, वो चाह रहे थे कि उनके भी बच्चे पढ़े लिखे हो, मतलब आगे तरक्की करें। तो अब जो है यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश होने लगे, विश्वविद्यालय जो है वो बनाए जाने लगे स्प्रेड ऑफ एजुकेशन के पर्पज से, शिक्षा का विस्तार, शिक्षा का मतलब और लोगों में मतलब स्तर को बढ़ाने के लिए। तो वर्ल्ड फेमस कैडनोवा यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेन प्रोपेगेटेड न्यू आइडियाज इन यूरोप। तो पुनर्जागरण के काल में ही कैडनोवा यूनिवर्सिटी स्पेन का स्थापना हुआ था, जो यूरोप में नए नए आइडियाज को फैलाने में, लोगों के बीच में पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ। इसी टाइम पे हम लोग देखते हैं स्कॉलर्स एंड लिटरेचरर्स ऑफ दैट पीरियड सच एज, इसी टाइम में देखते हैं कुछ विद्वान लोग, कुछ लिटरेचरर्स यानी कि जो क्या बोलते हैं लिटरेचर को, वो सब जो मतलब लिखते थे, ठीक है, अच्छे अच्छे बुक वगैरह, ठीक है, कभी कभी एग्जैक्ट हिंदी वर्ड याद ही नहीं आता है तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर डैट। तो दांते, पेट्रार्क, थॉमस मोर इटीसी, तो ये लोग क्या किए, कोशिश किए रीस्टोर कल्चरल प्राइड बाय ट्रांसलेटिंग एंशिएंट टेक्स्ट इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेज, यानी कि जो पुराना उनका सांस्कृतिक धरोहर था उसको रीस्टोर करना, उसको फिर से वापस लाना, जो पहले से चला आ रहा था, रोमन साम्राज्य का था, जो उनकी पहले एक तरह से जो कदर थी वो सब वापस ले आना। और उसको ले आने का क्या तरीका था, तो ट्रांसलेट करना, पहले के भाषा हो सकता है इस टाइम का जो पुनर्जागरण काल के लोग थे उनको समझ में नहीं आता होगा, तो वे लोग क्या करते थे, पुराने टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते थे जिससे आम आदमी को भी समझ में आ सके। जैसे हम लोगों के यहाँ का जो भी हमारा पुराना ग्रंथ है सब संस्कृत में लिखा हुआ है, तो हम लोग या आजकल के जनरेशन के मैक्सिमम लोग जो है संस्कृत उतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, भले वो स्कूलों में पढ़ लेते हैं, एक तरह से फॉर्मेलिटी निभा लेते हैं, लेकिन अगर उनको वेद दे दिया जाए या पुराण दे दिया जाए तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। तो उसके लिए ट्रांसलेशन जरूरी है। अगर ट्रांसलेशन नहीं होता तो आजकल के लोग जो अगर थोड़ा बहुत वेदाज या जो पुराने एंशिएंट बुक्स वगैरह हैं तो वो सब नहीं पढ़ पाते। तो इस तरह से ये लोग क्या किए, एक तरह से काफ़ी मददगार साबित हुए, लोग जो है लोगों का बौद्धिक विकास हुआ और लोग जो है एक तरह से पुनर्जागरण में कंट्रीब्यूशन किए, ये एक कारण भी बना, शिक्षा और साहित्य का विकास। 10वां और आखिरी कारण क्या था पुनर्जागरण का, रोल ऑफ प्रोग्रेसिव रूलर्स, पोप एंड मिडिल क्लास। तो अभी हम लोग देखें ये सब तो जो भी किया धरा था वो पोप का ही किया धरा था, जो चर्च के लोग थे, जो भ्रष्ट लोग थे, जो फ्यूडल्स थे, सामंत लोग, लेकिन कुछ रूलर इसमें आए, कुछ पोप आए, कुछ मिडिल क्लास के लोग आए जो बहुत अच्छे थे, जो चाहते थे कि बदलाव हो, जो चाहते थे कि लोगों के अंदर एक नई जागरण हो, नई ऊर्जा आए, उसको हम लोग देखते हैं। The literature and art were encouraged by many progressive rulers, popes and merchants। तो बहुत सारे ऐसे रूलर्स हुए, बहुत मतलब आगे दूरदर्शी सोच वाले रूलर, पोप हुए, मर्चेंट हुए, जो लिटरेचर और आर्ट को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया करते थे, उसको प्रोत्साहन दिया करते थे। द रूलर्स, कुछ रूलर थे जैसे फ्रांसिस वन फ्रांस का, हेनरी एट इंग्लैंड के, चार्ल्स फिफ्थ स्पेन के, इन्होंने क्या किया, विद्वानों और आर्टिस्टों को अपने कोर्ट में बुलाया और उनको शरण दे दिया, यानी कि अपने पास रखा, बोला कि हाँ जो विद्वान है तो बोला किताब लिखिए, किताब को पढ़ाइए, लोगों के अंदर मतलब जाके इससे रिलेटेड जो भी बातें उनको समझाइए, तो इनको अपने कोर्ट में रख लिया। इसके अलावा जो आर्टिस्ट थे तो उनको पेंटिंग बनवाया, जो भी उनका कला था उसको निखरवाया, कला के माध्यम से लोगों तक एक मैसेज को सेंड करवाया। पोप लियो 10 हैड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन क्राफ्ट एंड आर्ट। तो पोप लियो 10 जो थे उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था आर्ट और क्राफ्ट में। सिमिलरली इसी तरह देखते हैं इटालियन हाउस ऑफ मेडिसी, यानी कि मेडिसी का जो परिवार था, पूरा मेडिसी राजा का जो एक तरह से होता है ना डायनेस्टी जो चला आ रहा था, जो कि फ्लोरेंस और बाद में टस्कनी को भी रूल किया, वो लोग भी क्या किए, स्कॉलर्स और आर्टिसंस को पैट्रोनाइज किए, यानी कि शरण दिए। इन दिस वे, इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं ओवरऑल। अब हम लोग पूरा 10 कारण पढ़ने के बाद हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्प्रेड ऑफ द रेनेसेंस वाज आल्सो स्ट्रेंथेन्ड बाय दिस पीपल। इन लोगों के द्वारा तो किया ही गया था ड्यू टू एबव रीजन, ऊपर जो 10 कारण है, अ सेंस ऑफ कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल यूनिटी डेवलप्ड इन यूरोप एंड इट प्रीसीडेड ऑन द पाथ ऑफ रेनेसेंस। तो जो ऊपर में हम लोग कारण देखे 10 कारण, उसके चलते यूरोप में क्या हुआ, सांस्कृतिक और वैचारिक एकता
सांस्कृतिक और वैचारिक एकता का भावना विकसित हुआ, जो क्या किया, पुनर्जागरण के मार्ग पे आगे बढ़ा। तो हम लोगों का कॉजेज ऑफ रेनेसा पूरी तरह से यहीं पे कंप्लीट होता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप जरूर देखिए। यहाँ तक आए हैं तो आप लोग देख ही लिया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।